दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं लगातार राजनीतिक घटनाक्रम खास तौर से अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली कार्य पद्धति पर लगातार तमाम सवाल पिछले कुछ समय से उठ रहे हैं और खास तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के पश्चात जब विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उस पे तो ये सवाल लगातार उठने लगे। क्योंकि जिस तरह ज़मीनी जो वहाँ से राजनीतिक हकीकत सामने आ रही थी, उसके उलट वहाँ के चुनाव परिणाम आए। इस पे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अपनी जो उनकी रिसर्च टीम है, उन्होंने कुछ ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करे, उसने बड़े गंभीर सवाल इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली पर लगा दिए। हालाँकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक कोई इस पे का ऐसा पुख्ता जवाब नहीं आया और अब बिहार चुनाव के पश्चात भी ये सवाल फिर दोबारा से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना कि आखिरकार ज़मीनी हकीकत कुछ दिखाई देती है, परिणाम कुछ आते हैं। तो ये हार और जीत तो कोई जीतेगा, कोई हारेगा, अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से सवाल उठते हैं, उस पर उसकी पारदर्शिता पर, निष्पक्षता पर इलेक्शन कमीशन की विपक्ष लगातार बड़े गंभीर सवाल उठाए। ऐसे में राहुल गांधी के आरोपों को लेकर 272 नौकरशाह, जो पूर्व नौकरशाह रहे हैं, वरिष्ठ नौकरशाह रहे हैं, उन्होंने खुला पत्र लिखा 272। और ये आंकड़ा भी 272 बड़ा गजब है, बड़ा जादुई है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत की संख्या 272 है। ऐसे में 272 का आंकड़ा क्यों सामने आया उन नौकरशाहों का, ये भी एक सवाल है। क्या इसके पीछे कुछ संकेत हैं? सांकेतिक भाषा में 272 की आंकड़ा तय किया गया, संख्या तय की गई। तो इन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाने वाला है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं या जो क्वेश्चन उन्होंने करे हैं, उसका समाधान क्या उन्होंने ढूँढ लिया है? क्या उनकी जानकारी उन्हें प्राप्त है? उन्होंने उसकी जाँच-पड़ताल की है कि ये सब आरोप झूठे हैं? तो ये तमाम सवाल हैं। तो आखिरकार उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी? और इसके पीछे क्या मंतव्य है? क्या इलेक्शन कमीशन पे जो सवाल उठे हैं, जो तपिश से झुलस रहा है इलेक्शन कमीशन सवालों के, उसे ठंडा करने की कवायद है? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय आप सबसे करा देता हूँ। मैं प्रफुल्ल खोलखा जुड़ गया, बहुत सीनियर राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो प्रफुल्ल जी, आपको क्या लगता है इस पूरी कवायद के पीछे 272 ही क्यों? 273 क्यों नहीं? 271 क्यों नहीं? कि 272 लोकसभा में जादुई आंकड़ा बहुमत का। तो ऐसे में क्या कुछ संकेत है इस संख्या के द्वारा? और इन नौकरशाहों ने क्या इलेक्शन कमीशन से भी इन सवालों के जवाब मांगे, जो राहुल गांधी ने उठाए या विपक्ष जो लगातार उठा रहा है, जो उन्होंने इतनी बड़ी कवायद कर दी खुला पत्र लिखकर? क्या लगता है आपको? जी सभी को नमस्कार। 272 एक जादुई आंकड़ा है। इट्स म्यूजिकल फिगर। जी। आप जानते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी इसमें लॉजिक से नहीं, मैजिक से चलती है। तो ये मैजिकल फिगर है। ये संयोग भी हो सकता है, लेकिन ना, संयोग हो या प्रायोजित हो, ये 272 एक साथ इनका ज्ञानोदय हुआ। ये एक साथ कहाँ मिले, कैसे योजनाएं बनी होगी, मैं तो इसकी कल्पना करके मुझे ये लग रहा है। हाँ, अगर कोई संगठन हो इसके पीछे, वो संगठन ने अगर ये जारी किया हो, या इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का अपना उद्यम हो, कोई ग्रुप हो, तो इस तरह की ये करते हैं। तो ये तो मैजिकल ग्रुप है इस बात को। और देखिए कि इन्होंने जो सवाल उठाए हैं, सब सरकार से सवाल उठाता है, लेकिन इन लोगों ने सरकार से सवाल नहीं उठा करके ये सवाल उठाए इन्होंने एलओपी, नेता प्रतिपक्ष। अब सवाल क्या है? ये बोल रहे हैं असल्ट ऑन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटीज। इनका जो खुला पत्र है उसका शीर्षक यही है कि असॉल्ट ऑन नौकरशाह को। नौकरशाह किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? जनता के प्रति या सरकार के प्रति? अगर वे ये समझते हैं कि वे सरकार के प्रति जवाबदेह हैं, मैं बड़े नौकरशाहों की बात कर रहा हूं, तो फिर संविधान में हमारे पुरखों ने जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात सोची थी क्यों सोची थी? ये बात तो सोचना होना भाई कि अगर आप सरकार के ये होते, तो नौकरशाह अगर सरकार के अधीन होता तो पावर का सेपरेशन की बात का प्रावधान क्यों है? नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इसमें इन लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है, इसमें से अधिकतर सभी जो हैं सो हैं, इनका मुख्य इरादा जो था वो
इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब इलेक्शन कमीशन को इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी हासिल है कि उन पर कोई केस मुकदमा भी अभी नहीं हो सकता है। अभी के कानून के हिसाब से भी कोई केस मुकदमा नहीं हो सकता है। और इन्होंने अगर ये कहा था, अब हमारे चुनाव आयोग थे, मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब, उन्होंने भी अपना मंतव्य दिया था, उनकी तो कई किताबें भी हैं, और उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग को करना चाहिए। और ये जो हमारे 272 महाप्रभु हैं जो पूर्व हैं, तो ये सब एक जगह इकट्ठा होकर के लिख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इनको चुनाव आयोग के कारोबार का, उनकी सीमाओं का, उनकी शक्तियों का कितना व्यावहारिक अनुभव है। सैद्धांतिक अनुभव तो होगा, जैसा कि हम लोगों को भी थोड़ा बहुत होता है। ये बड़े अधिकारी रहे तो इनको अधिक होगा। लेकिन कुरैशी साहब तो बड़े विख्यात भाई ये रहे हैं, लवासा जी रहे हैं, अशोक लवासा। तो कहने का मतलब है मेरा कि अगर इन लोगों को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए था कि कैसे इसका असॉल्ट कैसे हो रहा है। अगर कुछ सवाल बता रहे हैं, अभी तक तो चुनाव आयोग पर जो है सो कहते हैं कि चुनाव आयोग के संदर्भ में वो कहते हैं कि चुनाव आयोग की मिली भगत हो सकती है। आयोग और आयुक्त की मिली भगत एक ही नहीं है, यहां तक भी हमें समझना होगा। तो जो आयुक्त के ऊपर में कोई सीधा का सीधा ये बात नहीं है। हाँ, उसका आशय जरूर उधर इंगित करता है, इसमें यह मान लेने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन चलिए, उसे राहुल गांधी और विपक्ष की नकारात्मकता बताते हैं, राजनीतिक अवसरवाद बताते हैं, और वे भी कहते हैं कि जो जनता से लोग कट जाते हैं उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। ये नहीं बताते हैं कि एक बार जांच करा लें, सवालों का जवाब दे दें। ऐसा लगता है जैसे प्रतिपक्ष के देश में कोई भूमिका ही नहीं हो। ये क्या चाहते हैं कि विपक्ष जब भी सवाल करेगा तो क्या वह, आज इनको लग रहा है कि मुंह से कहा जा रहा है देशद्रोह, तो इतना बुरा लग रहा है। जिन लोगों ने बात बात पर देशद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया था, उनका क्या होगा? एक लंबे, जितनी सजा हो सकती है, एक लंबे समय से अगर कोई जमानत की याचिका की सुनवाई में अटका हुआ है, ट्रायल तो छोड़िए, जमानत हो कि नहीं हो, वहां नहीं दिख रहा है। मौलिक पद, सबसे बड़ा पद भारत में है नागरिक। अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी कुछ भी हैं, आप मनुष्य हैं तभी भारत के नागरिक हैं। तो मनुष्यता के साथ साथ ये कैसा ये कर रहे हैं? क्या विपक्ष राजनीतिक रूप से हताश है? क्या सत्ता पक्ष का मतलब एक पार्टी विशेष है और विपक्ष का मतलब एक पार्टी विशेष है? क्या लोकतंत्र के का मतलब यही सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है? जनता हताशा नहीं है? जिनका पेपर लीक हो जाता है वे हताश नहीं होते हैं? जिन्हें रोजी रोजगार के लिए पलायन कर जाना पड़ता है उनमें हताशा नहीं छाती है? जिन्हें किसी खास तरह से बिना मतलब का, जिनको कहा जाता है कि ये विदेशी है, ये घुसपैठिया है, और दिल्ली से, यहां से, वहां से बांग्ला भाषी लोगों को बांग्लादेशी भाषा कह करके हाँक दिया जाता है, इस पर तो कभी उन्होंने पत्र नहीं लिखा। ठीक है, उनका प्रोग्रेसिव है, उनका मन होगा लिखेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं लिखेंगे। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, हम उनकी चिंता के बाबत कह रहे हैं कि उनकी चिंता अचानक क्यों इतनी बढ़ गई है। और ये चिंता इसलिए बढ़ गई है कि चुनाव आयोग खुद जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो एक पब्लिक परसेप्शन बना रहे हैं, लोगों के मन में भ्रम बना रहे हैं कि हाँ ऐसा है। अभी तो SIR चल रहा है, SIR की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट भी उसकी अपनी सुनवाई कर रहा है। क्या फैसला करेगा नहीं करेगा कहना मुश्किल है, लेकिन चुनाव तो हो गए बिहार में, और इस अवस्था में चुनाव हुए, मतदाता सूची फाइनल है, अंत तक फाइनल होता रहा। लीगल पेंडेंसी है, पेंडिंग है लीगलिटी केस का डिसाइड होना, लेकिन चुनाव हो गया, रिजल्ट हो गया, सरकार ही बन रही है। कल को अगर चुनाव, अगर सुप्रीम कोर्ट कहे, क्यों मान लिया जाए पहले से कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हाँ ऐसा है, SIR वैध है,
अगर यही कहना है तो फिर कोर्ट का मतलब क्या हुआ, फिर सुनवाई किस चीज की हो रही? तो कल क्या होगा? महाराष्ट्र की तरह ये बोल रहे हैं कि सरकार अवैध तरीके से बनी है, इसमें राज्यपाल की भूमिका सही नहीं है, असंवैधानिक है, दिस है दैट है, लेकिन सरकार बनी रहेगी। अरे पुरानी सरकार को आप बहाल नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो नई सरकार की विदाई का गीत क्यों नहीं लिख सकते हैं? उनके विदाई का संगीत बनाइए। और अब ये सरकार चलती रही। इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, क्रिमिनल नहीं बताया, ये तो असंवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल ही नहीं, ये तो क्रिमिनल प्रोसीजर था कि उसमें जो क्विड कोप्रो जो उसमें निहित होता है, लेन देन का जो मामला होता है। ये ठीक है कि लेन देन को सीधे सीधे अपराध नहीं घोषित किया गया है कानून में, तो एक बिजनेस टैक्टिक्स है, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं हो सकती है। हमारे नागरिकों के बीच में तो निजी संस्थाओं के बीच में लेन देन तो होता ही रहता है, तो अगर ग्रे एरिया है, अगर उसको गैर कानूनी नहीं तो कानूनी भी नहीं बनाया गया। बहरहाल कहने का मतलब ये कि ये लोग अभी आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं नपुंसक क्रोध, भाषा देखिए, नपुंसक क्रोध। ये जानते नहीं कि इतने पढ़े लिखे लोग ये जानते हैं कि नपुंसक पुंसक ये सब शब्द जो है सो जेंडर बेस्डनेस को ये करता, रिफ्लेक्ट करता है। किसी को भी नपुंसक कहना या क्रोध को ही कहना, ये कौन सी भाषा है? क्या मर्दवादी क्रोध चाहिए? कैसा क्रोध चाहिए? तो ये शालीनता और जो कानून के हिसाब से चल रहा है उसके बारे में इन लोगों के ख्याल ऐसे हैं, सिस्टमेटिक षड्यंत्र, सिस्टमेटिक कॉन्स्पिरेसी एंड आक्रमण, हमला कर रहा है। तो सरकार कार्रवाई करे ना। आपके आप जो खुला पत्र लिख रहे हैं गवर्नमेंट को लिखिए ना, ये सब हो रहा है, इनको जेल में डालिए या इन पर कार्रवाई कीजिए। गवर्नमेंट को नहीं लिखेंगे क्योंकि गवर्नमेंट को जवाब देना होगा, खुला पत्र लिखेंगे ताकि कोई जवाबदेही न तय हो। गवर्नमेंट को अगर लिखेंगे तो गवर्नमेंट के पास जमा रहेगा, वो पब्लिक रिकॉर्ड हो जाएगा, और कल जब गवर्नमेंट बदलेगा तो उस चिट्ठी को निकाल करके उस पर बातचीत की जा सकती है। और सबसे बड़ा इनको डर ये लग रहा है कि रिटायर करने के बाद भी राहुल गांधी ने कहा है कि रिटायर लोगों का भी पीछा किया जाएगा, डर यहां है। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट को डायरेक्ट क्यों नहीं लिखते? इसलिए नहीं लिखते हैं कि गवर्नमेंट को लिखेंगे तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा, यू कांट डिस्ट्रॉय द डॉक्यूमेंट। अगर गवर्नमेंट बदलेगी तो बुला के पूछा जाएगा कि हाँ भाई बताइए क्या आपका कहना था। गवर्नमेंट को नहीं लिखेंगे, खुला पत्र लिखेंगे। ये 272 टिकट चाहते हैं, हमें हम 100% स्ट्राइकिंग रेट वाले हैं, अपने अपने समय के टॉपर्स हैं, हमें टिकट दे दो 272, हम ही हो जाएंगे, हम पूरा देंगे, बाकी जो आपका जीत कराएगा सो आएगा। अभी बिहार में क्या था ना, प्रशांत किशोर ने, उनको भी बड़े नामी गिरानी विख्यात लोगों को लेकर आए थे, 10% 20%। मुझे लगता है उनका इंटरव्यू जो है सो फ्रंट बने बड़ी बड़ी जगहों पर कुल मिलाकर के 400-500 इंटरव्यू उनका हुआ होगा। बिल्कुल, बहुत बड़े नेता, बहुत बड़ी क्रांति बदल रहे, 20, 25, 26% लोग वोट का हिसाब लगा रहे हैं। और ट्रेप क्या कर रहे थे? 37% मिलता है आरजेडी को, 37 पॉइंट कुछ मिलता है एनडीए को, तो बाकी जो 28% वोट है, 24-26% वोट है, मेरे आशा का केंद्र वो है। तभी मैंने कहा था कि बाकी जो बचा हुआ है सब इन्हीं का है। तो मिल गया ना वोट सब, तो वैसे ये 272 हैं, ये इनको टिकट दिया जाएगा अगली बार, देखिएगा आप, कम से कम टिकट का प्रलोभन जरूर होगा। तो ये चाहते हैं कहीं ना कहीं पोस्ट रिटायरल
या कुछ आरामदायक चीज हो। अब क्या चाहते हैं क्या पता, कहाँ से क्या दबाव आया नहीं आया, लेकिन ऐसा लगता है कि टेक्स्ट किसी एक जगह बना है, एक जगह अप्रूव हुआ है, तभी ना 272 साइन किए हैं। किसी की पहल होगी, किसी ने बनाया होगा, कुछ अमेंडमेंट हुआ होगा, और नहीं तो फाइनल कहीं से चिट्ठी बन के आई होगी, सामने में धमकी होगी चिट्ठी, और कहा गया होगा कि इस पर हस्ताक्षर कीजिए। बाकी लोग भी कर रहे हैं। अब क्या प्रक्रिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई अच्छे टेस्ट का नहीं है। ये ठीक है कि संवैधानिक संस्थाओं को उनके महत्व को बचना चाहिए। हमारे यहाँ तो संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक पदों और सरकारी पदों का भी अंतर अब मिटता जा रहा है। अगर सरकार में और संविधान में कोई टकराव की स्थिति होती है तो जो संवैधानिक पद पर हैं तो वो उस पर बने रहते हैं, तो उनका काम होता है उस पर संविधान के साथ खड़ा होना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मुश्किल है, ऐसा नहीं होने पर मुश्किल होता है, और इसलिए वो स्थिति होती है। तो अब देखिए कि क्या होता है, क्या करते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कहीं ना कहीं से पूरा डिक्टेशन या कहीं से ड्राफ्ट लेटर ऐसा आया कि 272 कहाँ इकट्ठे हुए, कहाँ इनकी चर्चा हुई, ये तो बड़ा सवाल है। और कहीं बौद्धिक प्रवचन इन्हें मिला, बौद्धिक दर्शन प्राप्त हुआ, जो सभी बातें सबने लिखी। और ये बड़ी महत्वपूर्ण आपने एक बात और कही कि सरकार को लिखना चाहिए था। खुला पत्र लिखने का औचित्य क्या है? अगर आपको कोई आपत्ति है तो सरकार से कहते हुए एक्शन लें, कार्रवाई करें। तो इस पूरे विषय को जो सरकार को अगर लिखते तो क्या इस तरह की चीजें और ज्यादा कुछ उलझ जाती, या सरकार पर दबाव बढ़ता चीजों को स्पष्ट करने का? क्या लगता है आपको? देखिए, इनका ये पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे उस चिट्ठी का मौलिक रूप नहीं है, किसने ड्राफ्ट किया नहीं किया, लेकिन ये पक्का पता है कि किसी ये नौसिखियों का ड्राफ्ट है। ये इतने समर्थ ब्यूरोक्रेट और आईएएस इस तरह का ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटीज स्टेट का क्या होता है भाई? यहाँ नेशनल शब्द लगाने का कोई उपाय है, कोई जरूरत है? स्टेटों का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी स्टेट का क्या होता है, नेशन का क्या होता है? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट और इसमें है नहीं। क्या कोई फेडरल ऑथोरिटी भी है क्या? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी है कोई क्या? अगर नेशनल है तो फेडरल होना चाहिए। तो क्या चाहते हैं, हर चीज में नेशनल डाल करके उसको एग्जेक्टिफाइड करके क्या हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को ना ये बता रहे हैं कि ये धत्ता बता रहे हैं कि किसी काम करने जो भी है नेशनल है? भाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी इटसेल्फ इज नेशनल। ये सुपरफ्लुअस ये लगाने की जरूरत क्या है? और असॉल्ट बोल रहे हैं, क्या असॉल्ट, धक्का मुक्की हो रही है, क्या हो रहा है? और गवर्नमेंट को लिखिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, किसी भी आप फॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा तो वहां भी कागज आपका जमा रहेगा, और गवर्नमेंट को लिखिएगा तो वहां भी डिपार्टमेंट आपके कागज जमा रहेंगे। तो इसलिए ये सब कुछ नहीं, ये पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए है, और राहुल गांधी को प्रोवोक करने के लिए वे कुछ जवाब दें। अब तक लोग सवाल करते थे कि इलेक्शन कमीशन की चर्चा की जाती है, चुनावी धांधली की बात की जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों सामने आ जाते हैं भाई जवाब देने के लिए? वे क्या इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता हैं? ठीक है, उनको कंसर्न है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसको इलेक्शन कमीशन या एसआईआर वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, मेरे मजे में तो रहेंगे भी, क्यों नहीं? ये तो उन्हीं के लिए। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो महान भाव लोग हैं वो एक बार बताया ना भाई, इतना स्ट्राइकिंग रेट आने का क्या औचित्य हो सकता है? 5 साल पहले तो चुनाव हुए थे। तो अब इन्होंने लिखा है पत्र, इसलिए मुझे लगता है कि इनके पत्र का जो पब्लिक परसेप्शन एक बना रहे ये लिख करके फोरम में नहीं देंगे, जहां पर रिकॉर्ड रहता है वो नहीं देंगे, वो आए गए वो रहेगा, इनफॉर्मली होगा, उसमें फिर हमने ऐसे नहीं, तुमने वैसे नहीं, होता रहेगा। जी जी
जी। अच्छा प्रफुल्ल जी, इसमें टाइमिंग का भी कुछ खेल हो सकता है, क्योंकि बिहार चुनाव के परिणाम आने के पश्चात ये लेटर जारी किया, क्या उसका भी हाँ वेट किया जा रहा था कि अगर रिजल्ट किस तरह से इतना जो बड़ा रिजल्ट आया है उसको विवाद ना बने, उस पर कोई क्वेश्चन ना करे, इसलिए नहीं नहीं इसको नहीं नहीं भेजो? नहीं नहीं नहीं, मैं इस शब्दावली में नहीं कहूंगा। धूर्तता में इतनी जो सफलता मिलेगी ये यकीन नहीं था, क्योंकि एक्यूरेटली क्या हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, अगर किसी कारण से मत प्रतिशत बढ़ा दिया गया और ओरिजिनल मतदान भी हो गया तो पहले से आपने नमक डाला हुआ है, हमको पता नहीं है, हमने भी नमक डाल दिया तो नमक तो बढ़ जाएगा ना। लेकिन हमको मालूम है कि हमने अगर कम नमक डाला, हमको पता नहीं कितना नमक अब पहले से डाला हुआ है, तो अगर एडजस्ट करने लायक स्थिति में होगा तो बराबर हो गया। तो महाराष्ट्र में नमक तेज हो गया था, जितना ऊपर से इन लोगों ने मिलाया उससे ज्यादा नमक पहले से था। तो ये आ गया कि जितना एडल्ट पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वोटर कैसे हो गए भाई, वोट कैसे गिर गया, पता नहीं इसका जो भी व्याकरण रहा हो। तो यहां देखा कि सब कुछ टेक्निकली सब कुछ ठीक ठाक इनको लग रहा है कि कोई सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देने आते थे, पूर्व ब्यूरोक्रेट जवाब देने आए हैं, और इन सबों को कहीं ना कहीं जोड़ लिया गया है, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ लिया गया है। आइए जुड़ जाइए, ये आपका ही घर है। आप समझते हैं ना, गैर पंजीकृत एनजीओ, नॉन रजिस्टर्ड एनजीओ जुड़े हैं, अपनी सरकार है, बलगेंग का जमाना है, तो इसको ठीक है कि ऐसे चलेगा। जी एक दो सवाल और ले सकते हैं जल्दी जल्दी। तो इससे पूरा इस एपिसोड के बाद विपक्ष की राजनीति को, और जो लगातार विपक्ष जो इसको लेकर मुद्दा बना रहा है एसआईआर को लेकर, उसे जो हल्का करने की कोशिश की, क्या उसको वह और मजबूती से, क्यों कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया दिसंबर में पहले हफ्ते में दिल्ली में बड़ी रैली करने का, तो ऐसे में विपक्ष की राजनीति क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद और ज्यादा गोलबंद हो गया आपस में इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि बड़ा मुद्दा है ये? देखिए विपक्ष, ये तो इस समय में जो एनडीए के लोग हैं वो तो विपक्ष में नहीं गिने जाएंगे ना, तो नॉन एनडीए का ये नहीं है, एनडीए के लोग रहेंगे। लेकिन कांग्रेस असल में सारा दोष ये लोग कांग्रेस पर ही थोपते हैं, तो कांग्रेस इसको लीड लेगी। और विपक्ष के लोग, विपक्ष में कौन है यहाँ, आरजेडी है बिहार में, और आरजेडी को भी ये समझाया जा रहा है कि आरजेडी को इतना लॉस कांग्रेस के कारण हुआ। अब पता नहीं वो कितना समझ रहे होंगे, इस बात को नहीं समझ रहे होंगे। तो जो भी हो, आरजेडी है यहाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और ममता बनर्जी भी उसके खिलाफ हैं, तो वो हैं यानी कि तृणमूल कांग्रेस, और साउथ की पार्टियां हैं, अखिलेश जी तो हैं ही उत्तर प्रदेश के, बाकी तो और है नहीं, बाकी जहां कांग्रेस की सरकार है ये लोग। लेकिन ये बड़ा कार्यक्रम होगा, और ये आज न कल लोगों को ये एहसास हुआ ये क्या हो रहा है। इसीलिए मैं फिर आपसे कहता हूं कि चुनावी राजनीति से, चुनावी प्रक्रियाओं से हम इसका हल नहीं निकाल सकते। जी हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात। अच्छा अगर हम बात करें कि कल एक जो बड़ा एस्टेब्लिश मीडिया प्लेटफॉर्म है इंडिया टुडे, तो उसमें मुलायम सिंह को यादव को लेकर एक चित्र प्रकाशित हुआ जिस पर बड़ा विवाद भी हुआ है। समाजवादी पार्टी ने उस पर काफी उसकी आलोचना भी की है, और ये घटनाक्रम मतलब जो आपस में परिवार का था, वो उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी का जो मुद्दा था वो तो कभी का सिमट निबट चुका है। यादव परिवार का, अखिलेश परिवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन है, मुलायम सिंह जी के। तो ऐसे में इस तरह का, इस कौन सी टाइमिंग थी ये, इस तरह का विवाद पैदा करना एक प्रतिष्ठित समाचार समूह के द्वारा, उसके पीछे क्या राजनीतिक उद्देश्य है, क्या है मामला इसके पीछे, क्या लगता है? अभी तमाम विषयों से ध्यान भटकाने का ये मामला, इसलिए पारिवारिक मामलों को उठा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी पारिवारिक मामले पर बातचीत करें। मैं नहीं समझता हूँ कि पारिवारिक मामलों पर जो लोग उठा रहे हैं उसको हम लोगों को भी तुल देना चाहिए। वो उठाए, हवा में रहे, हमारा विषय वो नहीं हो सकता है, क्योंकि परिवार में देखने लगेंगे तो पूरा का पूरा कार्यक्रम ही परिवार पर करना होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। और नीतीश कुमार ने भी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली।
तो ऐसे में आने वाला जो रास्ता है बिहार का राजनीति का, नीतीश कुमार के लिए और बीजेपी के लिए कितना शुभम है, या कुछ समय के लिए एक कहते हैं ना ठंडी हवा का झोंका आए, उसके बाद जी लू चलेगी, नहीं आंधी चलेगी, तूफान चलेगा, क्या होगा? नहीं नहीं, उनको शुभकामनाएं, सरकार बना रही, बधाई और शुभकामनाएं बिहार के लोगों ने। जैसे भी हो सरकार बना रहे हैं, सरकार तो अवैध नहीं होती ना, सरकार बना रहे हैं, अच्छी बात है। न्याय करें, सामाजिक न्याय करें, और जो तमाम एजेंडा है उसको पूरा करें। उसमें अब सरकार कितने दिन चलेगी ये तो श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, और उनके बाद से लेकर लालू यादव जी के समय तक के कार्यकाल को देखें तो किसी का कार्यकाल 2 साल, 1.5 साल, लगभग वो 11-12 महीने एवरेज कार्यकाल रहा है। ऐसे में नीतीश जी अगर पिछले 20 साल, 22 साल से 23 साल से अगर बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो अब चलिए, बहुत दिन चलिए। अब यह कहना कि 1-1.5 महीने में गिर जाएंगे या 1-1.5 साल में गिर जाएंगे, इसका कोई औचित्य नहीं है। जब गिर जाएंगे, इतना दिन चल ही लिया है। सवाल यह है कि सरकार अभी जो है वो सरकार बन रही है, अभी पॉलिटिकल रियलिटी यही है, उसी पर बातचीत की जा सकती है। अब गिरने को, होने को तो कुछ भी हो जाएगा। लोकसभा का जब चुनाव हुआ तब भी हम लोगों ने कहा था कि बैसाखी पर सरकार लगी है, कभी भी गिर सकती है, तो उसकी कोई बात नहीं। जी जी बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने, उसकी कोई बात नहीं है, क्या होगा तो आने वाले समय पता चलेगा। और जिस तरह पूरे विषय का आपने विस्तृत रूप से विश्लेषण किया है, बड़ा गंभीर तरीके से आपने पूरा विषय को बताया भी है, तो मुझे विश्वास है हमारी चर्चा जरूर पसंद आएगी हमारे दर्शकों को। और मैं आपका भी बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समाज न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब से बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते हैं। एक आग्रह और है मेरा कि आप देख रहे हो ज्वाइन का बटन नीचे, उस पर क्लिक करें, चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक आग्रह और है कि कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से हमें पता चलता है कि हमारी चर्चा को कैसी लग रही है। आपको सुझाव देना चाहते हैं वो भी दीजिए, क्योंकि आपको सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें आग्रह है कि समाज इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन में तो साथ साथ ही अपने सभी लोगों को हमारे चैनल का लिंक भी शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।